देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में बताया थे आपको पेरोल या सैलरी शीट जनरेशन। इस क्लास में देख रहे हैं कि प्रोडक्ट को सेल और परचेज हम एक्सेल में कैसे करेंगे। वैसे अकाउंटिंग के लिए जो अभी मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे टैली है, मार्ग है, और भी बहुत सारे मोबाइल ऐप में भी अकाउंटिंग किया जाता है। लेकिन आप यदि अकाउंटिंग नहीं किए हैं, उस अकाउंटिंग को नहीं जानते हैं, आप एक्सेल के कैलकुलेशन को जानते हैं, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सेल में आप सेल परचेज का प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे। इसमें हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को सेल करना है। सेल करने के बाद आपके पास जो स्टॉक कितना बचा हुआ है, ये सब काम हम लोग टैली में करते हैं और भी अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर है उसमें किए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक्सेल में जितना काम आप अकाउंटिंग में करेंगे, उतना ही सारा काम हम लोग यहाँ पर एक्सेल में करेंगे कि प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक शॉप है, एक दुकान है, उसका अकाउंटिंग आप करना चाहते हैं, उसका रिपोर्ट आप रखना चाहते हैं, उसके लिए एक्सेल का प्रयोग हम लोग करके यहाँ से सारा रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो रिपोर्ट निकालने के लिए क्या होता है कि दुकान में सबसे पहले आप सामान को परचेज करते हैं, परचेज करके लाते हैं। एमआरपी मान लीजिए किसी वस्तु का 500 रुपए है लिखा हुआ, तो आप उसी एमआरपी पर सेल भी करते हैं। ये नहीं कि अपने मन से एमआरपी लगा देते हैं, नहीं लगाते ना, तो एमआरपी वही रहता है। तो डिस्काउंट आपको मिलता है, जहां से आप सामान खरीदते हैं होलसेलर से, वो होलसेलर वाले आपको डिस्काउंट देते हैं। इसके बाद जब आप सामान को सेल करते हैं तो आप भी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, कस्टमर को डिस्काउंट कम मिलता है। और आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसी डिस्काउंट अमाउंट में ही आपका सारा प्रॉफिट होगा। आपको जो डिस्काउंट मिला और कस्टमर को जो डिस्काउंट आप देते हैं, उसी डिस्काउंट अमाउंट पर आपको सारा प्रॉफिट निकलेगा। उसी में आपका रूम रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, न्यूज़पेपर बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, ईटीसी। आप बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस करते हैं, उस सभी एक्सपेंस का बिल पेड आपको वो प्रॉफिट से ही करना है। तो वो प्रॉफिट जो आपको मिलता है डिस्काउंट परसेंट पर, उस चीज को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इस एक्सेल शीट में। इसके बाद आपके पास कितना सामान बच गया, स्टॉक कितना आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप कोई सामान खरीद, कपड़ा ही खरीद कर लाए, 50 पीस कपड़ा खरीद कर जींस लाए और 40 पीस बेच दिए, तो गोडाउन में या रैक में कहीं रखा हुआ था, आप रैक में काउंटिंग करने नहीं जाएंगे कि कितना सामान मेरे पास बचा हुआ है, या गोडाउन में आप देखने नहीं जाएंगे कि कितना सामान मेरे पास बचा हुआ है। आप एक्सेल में एंट्री करते जाएंगे और उसी एंट्री से आपको सारा रिपोर्ट वहां पर मिल जाएगा कि कितना सामान मेरा बचा हुआ है, कितना हम बेच चुके हैं, किस रेट में खरीद कर लाए थे, किस रेट में बेचे हैं। यहाँ पर आप प्रॉफिट लॉस का भी निकाल सकते हैं, लेकिन थियरी क्लास में है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसीलिए यहाँ पर उतना से नहीं लिख पाए हैं। लेकिन इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी हम बनाएंगे, तो उसमें प्रॉफिट लॉस भी निकाल कर आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, ये इस तरह से एक सीट बनाए हैं। हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट का रिपोर्ट निकालेंगे और बाकी जो है सो आप ड्रैग करना सीखे हैं, फॉर्मूला लगा देंगे, तो ड्रैग करेंगे तो ऑलरेडी लाखों करोड़ों आइटम का स्टॉक, सेल, परचेज डिटेल्स निकल जाएगा। अब इसके बाद जब ये लिस्ट बनाने के मतलब है, इस लिस्ट को बनाने के बाद क्या करना होता है कि आपको कस्टमर को इनवॉइस देना होता है, रसीद देना होता है निकाल करके, और आपको भी रसीद उसका रखना पड़ता है निकाल करके। तो इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे, एच लुकअप और वी लुकअप एक फॉर्मूला होता है, जिसके माध्यम से आप रसीद जनरेट कर सकते हैं, इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सेल में इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जैसे आपको मार्कशीट का फॉर्मेट एमएस वर्ड में बनाना बताए थे, उसी तरह से एक्सेल में एक मार्कशीट का फॉर्मेट, मार्कशीट नहीं, इनवॉइस का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। और उस इनवॉइस में हम लोग एच लुकअप और वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, तब जो है सो ऑटोमेटिक सिर्फ सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे या कस्टमर का नेम सेलेक्ट करेंगे, और ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो रसीद जनरेट होकर के आ जाएगा। उस चीज को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिक इनवॉइस बन के आ जाएगा। तो इसमें देखिए
सबसे पहले यहाँ पर है इस तरह से कॉलम सीट बनाया है, इस सीट में सबसे पहले हम सीरियल नंबर डाल दिए, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर। मान लीजिए आप शॉप खोले हुए, दुकान खोले हुए, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, जैसे कपड़ा दुकान हो गया, किराना दुकान हो गया, कंप्यूटर का दुकान है, मेडिसिन का है, मतलब ईटीसी कुछ भी शॉप आप खोलते हैं उस सभी शॉप का आप यहाँ पर कर सकते हैं कैलकुलेशन। जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ चाय भी बेचते हैं, टी शॉप आपके पास है, तो चाय के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हुआ, आपको क्या प्रॉफिट है, किस प्रोडक्ट को बेचने में कितना प्रॉफिट है, किस प्रोडक्ट को बेचते हैं जो हमें लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को हम लोग मेंटेन कैसे कर पाएंगे, उस चीज को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीरियल नंबर ले लिए। एक यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक सीपीयू ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट सीपीयू ले ले रहे हैं। सीपीयू होता है क्या, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, सीपीयू NOI नेम ऑफ आइटम, इसका पूरा हो गया। अब यहां देखते हैं रेट ऑफ आइटम, उसका एमआरपी जो रहेगा दिया हुआ, जैसे सीपीयू पर एमआरपी जो दिया हुआ रहेगा, तो चलिए फॉर एग्जांपल हम एमआरपी ले लेते हैं 20,000 रुपए, यहां पर एमआरपी फिक्स किया हुआ है, 20,000 रुपए इस पे एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी 20,000 रुपए लिखा हुआ है, हम उस एमआरपी को यहां पर लिख देंगे। अब चलते हैं यहां पर क्वांटिटी ऑफ आइटम, आप कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, जितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो क्वांटिटी हम यहां पर डालेंगे। तो मान लीजिए कि यहां पर हम 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 10 क्वांटिटी परचेज किए। अब क्वांटिटी के बाद क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि आप होलसेलर से सामान खरीद कर लाए हैं और उसे बेचना है, तो उसे बेचना है, तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट, यानी कि एक क्वांटिटी पर कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 50%, 40%, 60%, कितना मिल रहा है। तो मान लीजिए कि आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट, 50%। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब सैलरी शीट बनाए थे उस समय परसेंट क्या यहाँ पर इंडिकेट किए थे, DA, TA, HRA, जैसे DA 5% हो गया या 30% हो गया, तो हम उसको यहीं पे इंडिकेट किए थे। लेकिन ये क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप सीपीयू खरीद कर लाए हैं तो उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल गया, परसेंट यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ परसेंट नहीं देना है, तो 50% डिस्काउंट मिल गया। किसी वस्तु पे आपको 40% मिलेगा, किसी वस्तु पे आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो इसीलिए हम यहाँ पर परसेंटेज ऊपर में ही डालेंगे, और परसेंटेज का अमाउंट यहाँ फिक्स नहीं कर सकते हैं अमाउंट, क्योंकि मान लीजिए आगे हम कीबोर्ड खरीदेंगे, कीबोर्ड में हमको 30% डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट लेंगे उस सभी प्रोडक्ट का डिस्काउंट अलग अलग हो सकता है। जैसे जींस खरीदे तो 35% मिलता है, शर्ट खरीदे तो 30% मिलता है, इस प्रकार से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट अमाउंट क्या होता है। अब यहाँ पर निकालना है डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट जो निकालना है ये ईच क्वांटिटी, प्रत्येक क्वांटिटी का डिस्काउंट निकालना है कि एक क्वांटिटी पर डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए जो परसेंटेज का फॉर्मूला बताए थे TA, DA, HRA निकालने के लिए, वही फॉर्मूला यहाँ भी इक्वल एलिजिबल होगा। तो हम निकालते हैं यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट के लिए DA लिख रहे हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं DA, ये डिस्काउंट अमाउंट हो गया। तो डिस्काउंट अमाउंट के लिए हमें जो फॉर्मूला होगा तो MRP यानी कि रेट ऑफ आइटम, रेट ऑफ आइटम का उसका, तो डिस्काउंट परसेंट, कितना डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट परसेंट बट्टा में 100 हमें ये लेना है। ये लेंगे तो क्या होगा कि डिस्काउंट अमाउंट निकल जाएगा हमें एक क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी का डिस्काउंट मिल जाएगा हमें। तब एक क्वांटिटी का डिस्काउंट मिल गया तो अब चलिए यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, जैसे फॉर्मूला के हिसाब से 20,000 का 50% बट्टा में 100, 20 कट गया, 200 को 50 से गुना करेंगे तो 10,000 आएगा। यानी कि आपको जो डिस्काउंट अमाउंट मिला
वो कितना मिला 10,000। ये कितना पर मिला है एक क्वांटिटी पर ये जो हम निकाले हैं ईच क्वांटिटी, एक क्वांटिटी पर ये डिस्काउंट हमें मिला है 10,000 रुपए। तो अब कहता है टीटीडी टोटल ट्रेड डिस्काउंट। हम इस समय व्यवसाय कितना का कर रहे हैं 10 सीपीयू का। कितना कर रहे हैं 10 सीपीयू का व्यवसाय कर रहे हैं। तो 10 सीपीयू का व्यवसाय कर रहे हैं तो टोटल ट्रेड मेरा कितना रहा है, टोटल व्यवसाय मेरा 10 क्वांटिटी है। तो टोटल 10 क्वांटिटी पर हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको लेना है। तो यहां पर टीटीडी निकालने के लिए फॉर्मूला है, टीटीडी के लिए फॉर्मूला जो आएगा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट गुने क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ अमाउंट गुने डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर आपको छूट कितना मिल रहा है, टोटल छूट कितना मिला तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो है क्वांटिटी ऑफ आइटम 10 है और गुने में डिस्काउंट अमाउंट कितना है 10,000 रुपए है। तो चलिए 10,000 रुपए है तो हमें जो डिस्काउंट मिला है टोटल वो हो गया 1,00,000 रुपए। टोटल डिस्काउंट हमें 1,00,000 रुपए मिला है। 1,00,000 रुपए टोटल डिस्काउंट मिलने के बाद अब जो है यहाँ पर जीए ग्रॉस अमाउंट कितना हो रहा था, यानी कि हमें जो पैड करना पड़ता वो कितना पैड करना पड़ता यदि डिस्काउंट नहीं मिलता तब। तो उसके लिए यहाँ पर जीए है ग्रॉस अमाउंट। जैसे हम लोग सैलरी शीट में ग्रॉस सैलरी निकाले थे, जीएस लगाए थे, तो यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट है जीए ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट को हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो ग्रॉस अमाउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है जीए निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या करना है, रेट ऑफ आइटम गुने क्वांटिटी ऑफ आइटम, ये चीज हमें यहां पर क्या करना है, निकालना है। तो रेट ऑफ आइटम और क्वांटिटी ऑफ आइटम जो निकालना है, तो रेट ऑफ आइटम हमारा हो गया 20,000 रुपए और गुने क्वांटिटी कितना है 10 क्वांटिटी है। तो हमारे पास 10 क्वांटिटी है तो टोटल जो है सो हमें 2,00,000 क्या करने हैं यहां पर पे करने होते, 2,00,000 हमें पे करने होते यदि डिस्काउंट नहीं मिलता तब। तो अब चलिए ग्रॉस अमाउंट यहां पर क्या हो गया 2,00,000 रुपए हम ले रहे हैं। 2,00,000 रुपए ग्रॉस अमाउंट में क्या किए हम डाल दिए। अब हमें क्या करना है नेट पे, क्योंकि डिस्काउंट हमको मिला है, डिस्काउंट मिला है तो अब क्या करना है नेट पे, हमें टोटल कितना पेड करना है। तो नेट पे के लिए जो फॉर्मूला होगा, नेट पे के लिए जो फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा हर एक फॉर्मूला में इक्वल टू लगाना अनिवार्य है। इक्वल टू हर एक फॉर्मूला में लगेगा। तो हमें जो नेट पे करना है तो ग्रॉस अमाउंट माइनस जीए माइनस टीटीडी। अब चलिए हमें ग्रॉस अमाउंट हो गया 2,00,000 और हमें छूट मिला है 1,00,000, यानी कि 50% हमें छूट मिला है। तो 50% छूट मिला तो 50% में चलिए यहां पर 2,00,000 माइनस 1,00,000 करेंगे तो हमें टोटल पेड कितना करना पड़ेगा 1,00,000 रुपए, यानी कि कुल हमें 1,00,000 रुपए जो है सो पेड करने पड़ रहे हैं, मीन्स 1 पेटी। ठीक है, 1 पेटी पेड करने पड़ रहे हैं। तो ये पेड जो करने पड़ रहे हैं हमें, ये 10 सीपीयू के, कितने के 10 सीपीयू। हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिए हैं सीपीयू। आप एक प्रोडक्ट का निकालना यदि सीख लेते हैं तो बाकी आप प्रोडक्ट कुछ भी ले
कोई भी शॉप आपके पास अवेलेबल हो, कपड़ा का दुकान हो, दवा का दुकान है, या कोई भी शॉप है, जो शॉप है उस शॉप के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, नेम ऑफ आइटम, रेट ऑफ आइटम, क्वांटिटी ऑफ आइटम, डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट परसेंट, अमाउंट, टीटीडी, जीएफ, फॉर्मूला सब यही लगेगा, फॉर्मूला सब यही लगेगा। तो क्या करेंगे, उसका हमें जो है सारा यहाँ नेट पे तक निकल करके आ जाएगा। तो ये जो हम लोग निकाले हैं नेट पे तक, तो ये नेट पे जो है हम परचेज करने के लिए लिए हैं। अभी क्या किया, हम दुकान में सामान खरीद कर ले आए, परचेज कर लिए सामान का। अब परचेज करने के बाद क्या करना है, आपको सेल करना है। ये तो हमारा परचेज प्रोडक्ट परचेज पार्ट तो तैयार हो गया। सामान का कीमत क्या था, और अब जो है सो उसका पैड कितना करना पड़ा हमें। इसी तरह से अदर क्वांटिटी, जैसे कपड़ा का दुकान हो गया, तो आप जींस, साड़ी, शर्ट, सूट, पैंट जो भी होता है कपड़ा का आइटम में, वो सारे आइटम खरीद कर लाएंगे। मेडिसिन में सब कैटेगरी का अलग अलग मेडिसिन होता है, सबका नाम अलग अलग होता है। तो हर एक पार्ट में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप मेडिसिन शॉप चला रहे हैं, मेडिकल हॉल है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर रहेगा, मेडिसिन का नाम रहेगा, एमआरपी रहेगा, उसमें एक्सपायरी भी होता है। तो यहाँ पे कॉलम हम बढ़ा करके एक्सपायरी भी डालेंगे, ठीक है। बैच नंबर भी होता है। तो ये सारा काम हम लोग आगे भी सीखेंगे, टैली में कैलकुलेशन करेंगे। HSN कोड भी होता है, जो प्रैक्टिकल वीडियो जब हम देंगे बना करके, तो उसमें HSN कोड या बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, जो भी उसका होता है वो सारा फिल करेंगे। यहाँ पर बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो सिर्फ हम कैलकुलेशन यहाँ बता रहे हैं। बाकी जो HSN नंबर या बैच नंबर होता है उसको हमें सिर्फ यहाँ पर लिखना होता है, मेंशन करना होता है। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जितना कैलकुलेशन है वो सारा कैलकुलेशन हम यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं। इस कैलकुलेशन को देख रहे हैं, तो कैलकुलेशन में यहाँ तक चलिए हम क्या किए, परचेज प्रोडक्ट पार्ट को क्लियर कर लिए। अब हमें सामान को सेल करना है, हमें सामान को बेचना है। तो सामान को बेचने के लिए क्या करना है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सामान आप खरीद कर लाए वही सामान बेचना है। और हम क्या किए, उसी रॉ में, जिस रॉ में परचेज का लिस्ट लिखे हैं, उसी रॉ में सेल पार्ट भी बना दिए, सिर्फ कॉलम एक्स्ट्रा हो गया। अब चलिए सीपीयू खरीद कर लाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डालेंगे तो सीपीयू के लिए ही होगा, ऐसा नहीं कि माउस के लिए हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया, यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर तो वही रहेगा, सीरियल नंबर एक ही रहेगा ना। यदि सीरियल नंबर सीपीयू को हम 1 में रखे हैं तो यहाँ आके 2 होगा, नहीं होगा, नंबर वही रहेगा। इसीलिए क्या करना है, सीरियल नंबर और नेम ऑफ आइटम को हम स्किप कर दिए, छोड़ दिए यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर रेट ऑफ आइटम, आप सेल कितना में कर रहे हैं। तो आप सेल कितना में कर रहे हैं, यदि एमआरपी पे ही सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि रेट यही है तो यही रेट भी छोड़ सकते हैं आप, यहीं पर, यहाँ रेट नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन वैसे यदि आप लिख रहे हैं, जैसे कभी क्या होता है कि कोई सामान आप उसमें डिस्काउंट नहीं मिला, सीधे आपको जो है कहा कि 100 रुपए का सामान है, डिस्काउंट वहां पर इंडिकेट नहीं किया, 100 रुपए का सामान है 70 रुपए आपको दे दिया, फिर भी वहां पर 30% डिस्काउंट हुआ। लेकिन आप कभी कभी डिस्काउंट इंडिकेट नहीं करते हैं, डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं। इस स्थिति में क्या करना है, 70 रुपए हम खरीद कर लाए और 80 या 85 रुपए में उसको हम बेचेंगे। तो इस तरह से रेट ऑफ आइटम, तो रेट ऑफ आइटम जो पहले था प्रोडक्ट का एमआरपी पे हम बेच रहे हैं, तो एमआरपी यहां पर 20,000 रुपए रहेगा ही रहेगा। चलिए 20,000 रुपए रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 5 क्वांटिटी बेच रहे हैं, क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो 5 क्वांटिटी चलिए यहां पर सेल कर रहे हैं। अब जो हम अगले कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, हम जो कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे शॉप में स्टाफ बहुत सारे काम करते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, बिजली बिल पैड करना पड़ता है, रूम रेंट पैड करना पड़ता है ना, सब चीज पैड करने के साथ साथ पेट भी हमारे साथ ही रहता है।
पेट को भी भोजन देना है ना। हमारे पेट के साथ साथ घर पे भी और पेट है बहुत सारा ना, तो उसके लिए भी जुगाड़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? भोजन करने के लिए। यदि मनुष्य को भोजन करने का ये नेचुरल एक्टिविटी नहीं रहता तो कोई कहीं कोई काम नहीं करते, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ भोजन करने के लिए, और भोजन करने के बाद और भी सारी इच्छाएं होती है, उसे पूरा करने के लिए कोई काम कर रहे हैं। हम जॉब कर रहे हैं, रुपया कमाते हैं ना। आप भी तैयारी कर रहे हैं, जॉब करेंगे, रुपया कमाएंगे। तो रुपया क्यों कमाएंगे? भोजन करने के लिए। पहला इच्छा तो भोजन करना है। यदि रुपया मेरे पास रहेगा तो भोजन हम कर नहीं पाएंगे, तो पहले क्या करेंगे? भोजन करेंगे, उसके बाद ही दूसरा कोई काम कर पाएंगे ना। क्योंकि भोजन करेंगे तो मेरा शरीर जो है सो स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ भोजन करेंगे तब स्वस्थ रहेगा। ये नहीं कि पिज्जा बर्गर चाइनीज फास्ट फूड खाएंगे तो स्वस्थ रहेगा, नहीं, तब वो चल जाएगा पैसा डॉक्टर के पास सारा ना। तो हमें क्या करना होगा? हेल्दी भोजन भी करना होगा, हेल्दी भोजन के साथ साथ वर्कआउट भी करना होगा ना, तब जाकर के हमारा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो जो भी पैसा हम कमाएंगे वो पहले तो भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद जो है सो हम लोग और भी सारी एक्टिविटी होती है जो नेचुरल है मनुष्य के लिए, वो सभी को हम पूरा करते हैं ना। तो पूरा करते हैं, तो आइए यहां तक कर लिए। हम क्या किए? 5 नॉन्स 5 क्वांटिटी बेच रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? 5 क्वांटिटी यहाँ पर अगले कस्टमर को 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। हम कस्टमर क्या कर रहे हैं? 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कस्टमर का डिस्काउंट यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20% हमें मिला था 50%, कस्टमर को दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा? तो डिस्काउंट अमाउंट जो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, डिस्काउंट अमाउंट, यही फॉर्मूला यहाँ पर सेट करेगा। रेट ऑफ आइटम गुने डिस्काउंट परसेंट बट्टा में 100। तो इस फॉर्मूला का हम लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, आप लोग इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे हम यहाँ पर क्या करेंगे? अमाउंट को डालेंगे। तो 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम एमआरपी देख रहे हैं, तो एमआरपी क्या है? एक क्वांटिटी का 20,000 रुपए, 5 क्वांटिटी बेचे हैं टोटल, तो 1 लाख रुपए हो रहा है। 1 लाख रुपए हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 1 लाख का 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अमाउंट फॉर्मूला यहाँ पर वही रहेगा। यहाँ 50 के जगह 20 कर देना है ना। अब 20 कर देना है, तो 20 चलिए फॉर्मूला का इसी में सेट कर लेते हैं। यहाँ पर 20 कर देते हैं, 20। तो ये चलिए 20 कर दिए। तो अब यहां पर क्या हुआ कि 20,000 रुपए डिस्काउंट मिला एक क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी पर? एक क्वांटिटी पर डिस्काउंट मिला इसे 20,000 रुपए। अब क्या करना है? फिर से टीटीडी निकालना है। किसके लिए? कस्टमर के लिए। ये तो था जो हम परचेज करके लाए थे, इसके लिए हम निकाल लिए। अब क्या करना अगला? ये कस्टमर का पार्ट से, सेल पार्ट से है, तो सेल में कस्टमर के लिए हमें टीटीडी निकालना है, क्योंकि उसको हम इनवॉइस बना कर देंगे, रसीद निकाल करके देंगे। तो उस रसीद पर ये सारा मेंशन रहेगा। प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे एच लुकअप और वी लुकअप का प्रयोग करके इनवॉइस कैसे बनाते हैं। इनवॉइस का पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करेंगे? उसे हम उस सीट को उस पर हम प्रिंट करवाएंगे। तो ये टीटीडी निकालना है, तो टीटीडी का फॉर्मूला भी यहाँ पर यही रहेगा, क्वांटिटी ऑफ आइटम गुने डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट क्या रहेगा यहाँ पर? ये चलिए यहां पर देख लिए कि क्वांटिटी ऑफ आइटम गुने डिस्काउंट अमाउंट। 1 मिनट।
हम 20,000 में सामान को खरीद ही रहे हैं एक क्वांटिटी को, और एक क्वांटिटी पर 20,000 डिस्काउंट दे देंगे तो बचेगा क्या हमको? ठीक है, तो डिस्काउंट मिलेगा इसको 4,000 रुपए। यहाँ पर जो गुना किए 200 गुने 20, हम 200 गुने 200 कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा? 4,000 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। इसको एक क्वांटिटी पर 4,000 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखिए, तो अब क्या हुआ, हम सामान को खरीद कर लाए 10,000 में, खरीद कर लाए 10,000 में ना, एमआरपी था कितना? 20,000, 50% डिस्काउंट मिला तो 10,000 में खरीदे। अब क्या कर रहे हैं, अगले कस्टमर को हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। कोई अपने रिश्तेदार आएगा ना, मौसी आएगी, फूफा जी आएंगे ना, जिस कहेगा कि तनी हम अपन आदमी हैं, तो अपन आदमी है तनी ज्यादा डिस्काउंट दे दीजिए ना, चलिए 30% कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो हम खरीद कर लाए 10,000 में और आपको 30% डिस्काउंट दे दिए, फिर भी जो है हमको प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पर ना। 20% पर यहाँ किए तो निकल गया 4,000, 30% पर करेंगे तो 6,000 छोड़ देंगे, फिर भी 4,000 हमको प्रॉफिट है ना। तो ये देखिए 4,000 क्या हुआ, यहाँ पर एक क्वांटिटी पर कस्टमर को हम छूट दे रहे हैं। हो सकता है कि वो भी होलसेलर वाला होगा, आगे वो भी सामान बेचता होगा ना। तो आइए यहाँ पर अब जो है टोटल क्वांटिटी का टीटीडी निकालना है, तो टीटीडी का फॉर्मूला भी यहाँ पर यही रहेगा, क्वांटिटी ऑफ आइटम गुने डिस्काउंट अमाउंट, क्वांटिटी गुने आइटम ऑफ डिस्काउंट अमाउंट। तो यहाँ पर क्वांटिटी कितना है? 5 है। अब 5 क्वांटिटी है और 4,000 डिस्काउंट मिल रहा है एक क्वांटिटी पर, तो 5 क्वांटिटी पर कितना हो जाएगा? 5 चौका 20,000। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, तो 5 क्वांटिटी गुने 4,000, तो इसको 20,000 रुपए छूट मिलेगा। 20,000 रुपए छूट मिलेगा कितना पर? 5 क्वांटिटी पर। टोटल 5 क्वांटिटी पर ये जो हमारे साथ टोटल व्यवसाय कर रहा है, टीटीडी कर रहा है अभी इस इनवॉइस में, इस रसीद पर, तो ये कर रहा है 5 क्वांटिटी का। तो टीटीडी ट्रेड डिस्काउंट, व्यवसायिक छूट या व्यापारिक भत्ता भी इसे कहा जाता है ना। तो ये छूट मिल रहा है इसे 20,000 रुपए। अब क्या करना है? ग्रॉस अमाउंट। यदि इसको हम छूट नहीं देते, यदि हम छूट नहीं देते तब इसको कितना पैड करना होता, तब क्या कितना पैड करना होता? तो इसके लिए क्या करते हैं हम? क्वांटिटी ऑफ आइटम, क्वांटिटी ऑफ आइटम गुने रेट ऑफ आइटम करते, क्वांटिटी ऑफ आइटम गुने रेट ऑफ आइटम करते। तो क्वांटिटी मेरा कितना है यहाँ पर? 5 क्वांटिटी है और इसका रेट क्या लगाया गया है? 20,000 रुपए। तो इसको 20,000 रुपए से हम क्या करते? गुना करते। तो ग्रॉस अमाउंट देखिए 20,000, यहाँ क्वांटिटी कितना है? 10 है। इस क्वांटिटी को इसके लिए हम क्या करते हैं? 5 करते हैं, क्वांटिटी को 5 कर दिए। अब 5 कर दिए तो क्या हो गया यहाँ पर? 1 लाख। 1 लाख इन्हें पैड करना होता, 1 लाख इन्हें पैड करना होता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्वांटिटी 5 बेच रहे हैं ना। अब क्या करना है? इसे 1 लाख पैड करना होता, तो चलिए 1 लाख पैड कर लेते हैं। 1 लाख दे दिए नेट पे में, सॉरी ग्रॉस पे में, ग्रॉस पे या ग्रॉस अमाउंट में क्या किए? 1 लाख दे दिए। अब क्या करना है? हमें नेट पे निकालना है या नेट अमाउंट निकालना है। तो आप जो पहले फॉर्मूला लगाए थे यहाँ पर नेट पे का, यही फॉर्मूला यहाँ पर सेट करेगा। GA ग्रॉस अमाउंट माइनस TTD, ग्रॉस अमाउंट माइनस TTD। तो ग्रॉस अमाउंट कितना यहाँ पर है? 1 लाख। TTD कितना है? 20,000।
तो 1 लाख में से 20,000 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 80,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 80,000 रुपए पेड करेंगे, मतलब कस्टमर से लेंगे, 80,000 रुपए कस्टमर से लेंगे। अब हमारे पास स्टॉक कितना बच गया, अब हमारे पास स्टॉक कितना बच गया, तो स्टॉक के लिए फॉर्मूला होगा यहां पर परचेज पार्ट का क्वांटिटी ऑफ आइटम माइनस सेल पार्ट का क्वांटिटी ऑफ आइटम। परचेज का सेल आइटम क्वांटिटी आइटम और सेल का क्वांटिटी आइटम को घटाएंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास स्टॉक रह जाएगा। तो ये स्टॉक रह गया, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर स्टॉक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा, तो उस स्टॉक के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक इक्वल टू, अब क्या करना है हमें, परचेज पार्ट का क्वांटिटी ऑफ आइटम, परचेज पार्ट का क्वांटिटी ऑफ आइटम माइनस सेल पार्ट का, सेल पार्ट का क्वांटिटी ऑफ आइटम। यहां पर PPQOI लिखे हैं, ठीक है। तो ये परचेज पार्ट, PP मतलब परचेज पार्ट, शॉर्टकट लिखे वैसे लिखते पूरा नाम तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट लिखे हैं PPQOI, परचेज पार्ट क्वांटिटी ऑफ आइटम माइनस सेल पार्ट क्वांटिटी ऑफ आइटम। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पर डालेंगे, तो फॉर्मूला पर 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 आपके पास स्टॉक बच गए, आपके पास 5 क्वांटिटी का स्टॉक बच गया, 5 क्वांटिटी क्या हुआ, स्टॉक बच गया। अब ये क्या किया, आप सामान खरीद कर लाए और सामान को सेल कर दिए, सामान जो खरीद कर लाए सामान को आप सेल कर दिए, और जो सामान आप सेल कर दिए, अब यहां पर क्या हो रहा है कि प्रॉफिट, अब जो आपको प्रॉफिट निकल रहा है, ये सामान आप हो सकता है एक ही दिन में बेचे होंगे या 1 महीना में बेचे होंगे। तो हमें रिपोर्ट जो निकालना होता है प्रॉफिट लॉस का, वो प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट हम डेली भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट डेली भी निकाल सकते हैं, हर 1 घंटे का भी निकाल सकते हैं, 1 महीने का भी निकाल सकते हैं, और लास्टली हाई जो होता है वो कम से कम 1 साल, तो अधिक से अधिक 1 साल, कम से कम तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, और अधिक से अधिक 1 साल। एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल कैलेंडर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को लास्ट करता है ना। तो उस फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट वहां पर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पर इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो प्रॉफिट जो निकालना है हमें, तो अब क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए क्वांटिटी पर, तो क्वांटिटी पर प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का कॉलम तो यहाँ पर जोड़े नहीं है, प्रैक्टिकल वीडियो में डाल देंगे हम, अभी थ्योरी का वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सो मैनुअली डायरेक्ट प्रॉफिट निकालने की बात करें, तो मान लीजिए कि 5 क्वांटिटी आप खरीद कर लाए 50,000 में और बेच रहे हैं कितना पर 80,000 में, तो आपको प्रॉफिट कितना है, 30,000 का प्रॉफिट है। 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो है सो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे ग्रॉस अमाउंट हो गया वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया आपका 30,000 रुपए। अब जो है आपके यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है, रूम रेंट पेड करना होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना होगा, वाटर बिल पेड करना होगा, न्यूज़पेपर बिल पेड करना होगा, चैरिटी देना होगा, सब्सक्रिप्शन देना होगा, चंदा और दान जो करते हैं, दान पुण्य करते हैं ना, चंदा देते हैं, कभी कोई पूजा हुआ, कहीं कुछ हुआ तो चंदा मांगने के लिए आ गया, कभी हम कहीं मंदिर गए तो खुद से अपने मन से 100-200 रुपए दान कर दिए ना, या पूजा करवाए, शॉप पर दुकान पर पूजा करवाए, कोई कस्टमर आया तो उसको चाय पिला दिए ना। जैसे आप कहीं भी जाते हैं
किसी दुकान पर आप उसका कस्टमर है तो आपको चाय पिलाता है ना, तो आप सोचते हैं क्या है कि हमको बहुत मानता है ये ना, हमको बहुत मानता है इसीलिए चाय पिलाता है, जबकि ऐसा रियली में है ही नहीं। आपको जो 5 रुपए का चाय पिलाया है ना, इसमें वो 50 रुपए कमा रहा है, तब आपको पिला रहा है 5 रुपए का चाय, क्योंकि आपसे वो 50 रुपए कमाने वाला है ना। तो 50 रुपए आपसे कमाने वाला है और 5 रुपए का आपको चाय पिला ही दिया, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 45 रुपए वो कमा लिया। तो मान लीजिए कि अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है? 30,000 रुपए। अब 30,000 मान लीजिए यहाँ पर 5 कस्टमर आया और 5 कस्टमर एक एक सीपीयू ले गया, सर एक एक सीपीयू खरीद कर ले गया ना। अब सबको क्या किए, छोड़िए चाय को, अतिथि सत्कार में जाके नाश्ता करवा दिए, पूरा भरपेट भोजन करवा दिए ना। उसके ऊपर 200-300 रुपए खर्चा हो गया ना, 300 रुपए खर्चा हो गया। अब यहाँ पर आप एक से कमा रहे हैं 6,000 रुपए और 500 रुपए उसको खिला ही दिए, तो क्या बिगड़ गया आपको? कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा। वो कस्टमर क्या करेगा? अगले दिन से कहेगा चलो मेरा फेवरेट दुकानदार है, उसी के यहाँ सामान खरीदेंगे, वो बहुत मानता है ना। किसी दोस्त भी मिलेगा, कहेगा हमको बहुत मानता है, चलो नाश्ता पानी खूब कराता है, खाना भी खूब खिलाता है। लेकिन यहाँ नहीं देख रहा है कि 6,000 रुपए उससे कमा रहा है और 1,000 रुपए को खिला भी दिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मान लीजिए एक बार खिला देगा, हमेशा तो खिलाएगा नहीं, आज खिला दिया फिर 5 गो सीपीयू बेचवा देगा वो, फिर उससे कमा लिया 30,000 रुपए, फिर उसको कभी 1,000 रुपए खर्चा करेगा, खिला देगा ना। फिर 30,000 कमाया, खर्चा कर दिया, उसको फायदा बच गया। अब जो आपको यहाँ पर 30,000 रुपए निकला है प्रॉफिट, 30,000 रुपए प्रॉफिट निकला है, तो इस 30,000 में आपके यहाँ जो स्टाफ है उसका बिल पे करना है। मान लीजिए कि आप उसको 8,000 रुपए प्रत्येक मंथ का सैलरी देते हैं, 8,000 रुपए दे दिए उसको, 3,000 रुपए हमें देना है रूम रेंट, तो 11,000 खर्च हो गए, 1,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो 12,000 खर्च हो गए, 600 रुपए पानी का ना, तो 12,600 खर्च हो गए, 200 रुपए पेपर का, तो 12,800 खर्चे हो गए। अब मान लीजिए दुकान में पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, दुकान में कोई पंडित जी कभी आते हैं, 1-2 रुपए कभी दे देते हैं, कभी कोई मांगने वाला आया उसको 1-2 रुपए दे दिए, उसको मान लिया 200-300 मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं, तो कुल मिलाकर मेरा 13,000 रुपए क्या हुआ यहाँ पर खर्च हो गए, एक्सपेंस हो गए ना। अब जो बाकी बचा आपके पास 17,000 रुपए, आप कमाए कितना, ग्रॉस अमाउंट कितना था आपका? 30,000 रुपए। 30,000 में 13,000 तो खर्चा कर लिए ना। अब 13,000 खर्चा कर लिए, आपके यहाँ जो स्टाफ है उसका भी भला हो गया, जो पेपर बेचने वाला है उसका भी भला हो गया, उसको भी कुछ प्रॉफिट हो गया, स्टाफ को प्रॉफिट हो गया, जो पानी बेचने वाला है वो भी दुकान खोल के बैठा है पानी बेचने के लिए, वो भी हमसे कमा लिया ना। उसके बाद अगरबत्ती दिखाने के लाते भगवान को, अगरबत्ती वाला भी कुछ कमा लिया ना, मतलब सब कमा लिया। आप एक सीपीयू बेचने के लिए बिजनेस किए, तो उसमें देखिए कितने व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ, इतने व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ, यहाँ तक कि गॉड भी कमा लिए ना। अरे गॉड के नाम पे लोग कमाते हैं, गॉड तो कमाते नहीं है, ठीक है, तो वो भी कमा लिए। अब क्या हुआ यहाँ पर 17,000 रुपए आपके पास बच गए ना। अब ये 17,000 आपका नेट प्रॉफिट हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 30,000। उसके बाद आप खर्चा किए 13,000 रुपए, इसमें मैनुअली निकाले हैं, वैसे निकालेंगे एक्यूरेट कैलकुलेशन करके तो 13,000 से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या मान लीजिए कुछ आप एक्स्ट्रा खर्च भी करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप घर से प्रत्येक दिन बाइक से आते जाते हैं, मान लीजिए आपका घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो 100 रुपए का रोज पेट्रोल जल रहा होगा, हो सकता है कि 3,000 रुपए का महीना पेट्रोल भी जल गया ना, पेट्रोल भी जल गया 3,000 रुपए का पर मंथ में। तो अब क्या हुआ यहाँ पर 13,000 के बजाय 16,000 खर्चा हो गया ना। यदि आप बस से जाते आते हैं तो 30 रुपए का रोज लग रहा है, 60 रुपए आने का, 30 रुपए जाने का, 30 रुपए आने का, तो 60 रुपए खर्चे हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस हिसाब से 1,800 रुपए पूरे महीने में खर्चे हो गए। तो मान लीजिए ना कि हम यहाँ पर 13,000 एक्सपेंस करके 17,000 निकाल लिए। अब 17,000 जो है तो आपका नेट प्रॉफिट है। अब वीडियो में बताए थे पिछले क्लास में हम
कि जब आपको HRA मिला और नेट पे जो मिला EPF काट करके, इंश्योरेंस काट करके, वो आपका नेट प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से बिजनेस में भी नेट प्रॉफिट होता है। आपको अब मिला, अब 17,000 मिला, तो आप क्या किए, अब LIC खुलवा लिए, एक ठो इंश्योरेंस करवा लिए शरीर का ना, मरने के लिए इंश्योरेंस करवा लिए। इंश्योरेंस क्यों करवाता है? मरने के लिए। जब मरेंगे तो इतना फायदा मिलेगा, क्या आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जो परिवार के व्यक्ति है उनको मिलेगा। परिवार के व्यक्ति कोई भी हो, चाहे माता हो, पिता हो, पत्नी हो, हस्बैंड हो, भाई हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी है, कोई भी जो मर गया, उसका नाता सिर्फ 13 दिन तक रहता है। 13 दिन तक दुख होता है ना, जब तक क्रियाक्रम होता है ना। उसके बाद धीरे धीरे 1 आध महीना के बाद, 1 साल बाद भूल ही जाते हैं कि कौन था वो मेरा ना। कभी कभी फोटो देखते हैं तो याद आता हो ये सब काम करता था, अच्छा था थोड़ा ना, इसके लिए। लेकिन वो कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है, कुछ नहीं। जब तक आप जीवित है, जब तक आपका सांस चल रहा है, तभी तक कोई किसी का पत्नी और कोई किसी का पति है। सांस टूट गया, बात खत्म। थोड़ा देर के लिए आंसू बहाएगा, रोएगा खूब ना, लेकिन वो जब भोज खाने के बाद आएगा तो खूब मस्ती में भोज खाएगा। चाहे उसका पत्नी क्यों ना मरा हो, लेकिन वो भी भोज खूब खाएगा। अब भोज करेगा भी खूब, सबको न्योता भी खूब देगा भोज करने के लिए। आओ सब भोज खाने के लिए, और मेरी पत्नी आज मर गई है ना। तो ये सब होता है, रिश्ता नाता कुछ नहीं होता है, बस एक सब मोह माया होता है। ठीक है, बस एक मोह माया है, कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर दिखा रहे थे आपको प्रॉफिट, जो 17,000 प्रॉफिट आपके बच गए, वो 17,000 प्रॉफिट के आपको अब उसी में पूरा परिवार चलाना है। आपके परिवार फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, उस सभी का जरूरत उसी 17,000 से ही पूरा करना है, उसी 17,000 से पूरा करना है। तो ये आपका प्रॉफिट निकल गया। आपको जो भी अब करना है, खाना खाना है, पानी पीना है, कहीं को रिलेशन में शादी विवाह कोई फंक्शन है वहां जाना है, कुछ गिफ्ट देना है, कुछ भी करना है, तो वो 17,000 में ही करना है। तो ये था आपका सेल प्रोडक्ट और परचेज प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट एंड परचेज प्रोडक्ट था। तो इस तरह से आप देखें कि सेल और परचेज हम एक्सेल में कैसे कर पाएंगे। तो ये थियरी क्लास था, इसमें आपको हम शॉर्ट में बताए हैं, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो हम डालेंगे एक्सेल का कैलकुलेशन करके, तो उसमें आपको प्रॉफिट तक निकाल करके हम बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर उतना कॉलम हम बना नहीं सकते थे, इसीलिए स्टॉक तक ही यहाँ पर रखे हैं। इसमें क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, GST टैक्स जो होता है, GST गर्लफ्रेंड सर्विस टैक्स ना, अरे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये जो है, ये टैक्स जो है, ये टैक्स सभी को पे करना पड़ता है ना। तो ये टैक्स जो पे करना पड़ता है, तो ये टैक्स यहां पर जो है से MRP में इंक्लूड रहता है, MRP में इंक्लूड रहता है। अब ठंड आने वाला है ना, तो अब जो टैक्स लगेगा GST जैकेट, स्वेटर, ट्राउजर ना, अब जैकेट, स्वेटर, ट्राउजर लगेगा ना। तो चलिए ये सब टैक्स हम यहाँ पर, इसमें MRP में टैक्स इंक्लूड रहता है पहले से ही। जब भी आप MRP लिखे हुए देखते होंगे, लिखा आता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी टैक्स लगा रहता है। और हिंदी में लिखा रहता है अधिकतम मूल्य कर सहित। कर मतलब टैक्स होता है, कर मतलब टैक्स होता है। तो आप देख लिए यहाँ पर कि MRP में पहले से टैक्स ऑटोमेटिक इंक्लूड रहता है, तो उसमें अलग से टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन आप उस टैक्स का बाइफरकेशन करके भी दिखा सकते हैं। तो जब हम आपको टैली में मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाएंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट जो MBA का कोर्स होता है, वो चीज आपको टैली में पढ़ना है, तो वहां पर आपको सिखाएंगे कि कॉस्ट मैनेजमेंट, ये MRP जो यहाँ पर सेट किया 20,000 रुपए, तो ये जहां कंपनी में फैक्ट्री में जहां बना था, वही MRP लिखा 20,000 रुपए, हम नहीं लिखे हैं, नागला होलसेलर लिखा है, वही लिखा 20,000 रुपए। तो हमारे पास यहाँ पर आया CPU, तो उसको हम 16,000 में बेचे ना, हम 16,000 में CPU को बेचे,
तो वो कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए एमबीए का होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन आपको हम उसी को टैली में बताएंगे, जो शर्ट जो जीन्स आप 2000 में खरीदते हैं, जो जीन्स आप 2000 में खरीदते हैं वो 400 में बनके तैयार होता है। जो शर्ट जॉनसन का, विवा का, जॉकी का, स्पार्की का आप 2500 में खरीदते हैं शर्ट, स्पार्की का मान लीजिए, स्पार्की का शर्ट एक जो जिसका कीमत 1499 रुपए एमआरपी लिखा है, 999 रुपए एमआरपी लिखा है, 699 रुपए एमआरपी लिखा है, जिसका एमआरपी 699 रुपए है, वो शर्ट बन के कितना में तैयार हुआ है? 125 रुपए में। जी हाँ, 125 रुपए में वो शर्ट बन के तैयार होता है। जिसका एमआरपी 1500 रुपया है, वो शर्ट मैक्सिमम 300 रुपए में बन के तैयार होता है। जिसका एमआरपी 2500 रुपए है, वो मैक्सिमम 400 रुपए में बन के तैयार होता है। लेकिन आपके पास मिलता है 2500 में पहुंचता है और आपको उस पर 30% डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये सारा जो है कॉस्ट मैनेजमेंट का काम होता है, जो हम टैली में बताएंगे इसके बारे में। जब अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो अकाउंट्स में ये मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये सब बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे देखेंगे अब अगली क्लास में।